हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का आज अगला भाग हम देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन के सारे पार्ट्स पढ़ा दिए थे। उनको बनाने की विधियां, रासायनिक गुण और नेम रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे हमारा अगला भाग कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है उसका सामान्य सूत्र RCOOH होता है। हम जनरली इसको सिंगल बॉन्ड COOH से प्रदर्शित करते हैं और इसके नाम के अंत में IUPAC नाम जब हम इसका बोलते हैं तो इसको हम ओइक अम्ल के नाम से जानते हैं, है ना। और कुछ इसमें बहुत महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जैसे कि ये इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल इसको कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल। इसी प्रकार से CH3COOH सभी जानते हैं इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल या सिरका या वेनेगर हम इसको कहते हैं, है ना। इसको सिरका भी हम लिख सकते हैं। और एक आता है बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। तो वैसे तो हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, नामकरण का तरीका हम लोग को बहुत अच्छे से आता है। हम आज इसके विरचन की विधियां स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के विरचन की विधियां, वो छोटा सा भाग है ये। विरचन का मतलब क्या होता है, बनाने की विधि। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की विधि है प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, है ना। सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो हम लोगों ने चैप्टर 11 जब पढ़ा था अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाला, तब आपको ध्यान होगा कि हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों तरह के अल्कोहलों का ऑक्सीकरण किया था। और उसके ऑक्सीकरण के पश्चात प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड्स बनते हैं और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से फिर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो बिल्कुल वही रिएक्शन है ये। क्या करते हैं हम, देखिए, प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र होता है RCH2OH, हम यहाँ लिख देते हैं, यह है आपका प्राइमरी अल्कोहल। इसका सबसे पहले हम करवाते हैं ऑक्सीकरण किसी भी प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, है ना, KMnO4 की प्रेजेंस में करवा देते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले H2O निकल जाएगा। ये देखिए, ये समझ लीजिए कि ये H2O रिमूव हुआ, है ना, H2O निकला। तो बचा क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे RCHO, यानी अल्कोहल से कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड। और अब आगे इस एल्डिहाइड का भी हम ऑक्सीकरण कर दें तो ऑक्सीकरण के पश्चात बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। यहाँ पर भी हम KMnO4 की उपस्थिति ले लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, हम कुछ भी ले सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर अगर हम मान चेंज करें, जैसे R के स्थान पे हम रखते हैं CH3, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, है ना। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को हम एथेनल भी कहते हैं। और फिर एथेनॉल का आगे और ऑक्सीकरण कराते हैं तो बन जाता है आपका एसिटिक अम्ल, या कह सकते हैं हम इसको एथेनोइक अम्ल। तो ये हुई कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन की पहली विधि कि प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से पहले एल्डिहाइड्स बनते हैं और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से फिर अम्ल बनते हैं। फिर हम इसके विरचन की दूसरी विधि देखते हैं। हमारी दूसरी विधि है नाइट्राइल या एमाइड से। नाइट्राइल और एमाइड, इनका जब हम जल अपघटन करा देते हैं, नाइट्राइल का मतलब होता है एल्किल साइनाइड समूह, है ना। तो किसी भी साइनाइड का जब जल अपघटन कराया जाता है, देखिए RC∭N, इसको कहते हैं अपन एल्किल साइनाइड। इसका करवा दीजिए जल अपघटन किसी भी खनिज अम्ल की उपस्थिति में, चाहे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या किसी क्षार की उपस्थिति में भी हम ये अपचयन करा सकते हैं, जल अपघटन करा सकते हैं। या तो आप NaOH की उपस्थिति ले लो या HCl की उपस्थिति, अम्ल या क्षार किसी की भी उपस्थिति में जब एल्किल साइनाइड का जल अपघटन होता है तो क्या होगा, यहाँ पर क्रिया होगी। हम यहाँ पर जल के कितने अणु ले सकते हैं, पहले हम एमाइड बनाएंगे, है ना, H2O लेते हैं। तो देखो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं H2O। तो ये जो O है ये इस कार्बन से अटैच होगा और ये जो H2 है ये N से अटैच हो जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, RCON
NH2, ये जो RCONH2 है इसी को तो हम कहते हैं एमाइड। ये बन गया आपका एमाइड। और अब आगे इस एमाइड का जल अपघटन करा देते हैं, फिर से एक बार और जल से क्रिया कराते हैं किसी भी अम्ल की उपस्थिति में। तो देखिए ये क्या बन गया आपका NH3, अमोनिया गैस निकल गई और मुख्य उत्पाद क्या बचा हमारा RCOOH, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम यहाँ पर मान चेंज करेंगे, उस हिसाब से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने R के स्थान पे रखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेथिल साइनाइड। इस मेथिल साइनाइड का जब जल अपघटन होगा तो पहले बनेगा एसिटामाइड, है ना। ये तो है आपका CH3, C के साथ एक O आ जाएगा और N के साथ 2H, तो एसिटामाइड बन गया ये, है ना। इस एमाइड का स्पेशल नाम है एसिटामाइड। और अब इस एसिटामाइड का एक बार फिर से हम जल अपघटन करा दें तो एसिटामाइड के जल अपघटन से अमोनिया गैस रिमूव हो जाती है और एसिटिक एसिड बन जाता है CH3COOH प्लस NH3। ये बन गया आपका एसिटिक अम्ल या सिरका, ठीक है। तो ये है एमाइड और नाइट्राइल के जल अपघटन से। पहला हमने पढ़ा प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से और ये हमारा दूसरा भाग है नाइट्राइल या एमाइड के जल अपघटन से। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, तीसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे, ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जैसे हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल बनाए थे, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एक एसीटोन से हम लोगों ने अल्कोहल्स बनाए थे ना, बिल्कुल वही रिएक्शन है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाई जाती है ना। तो अपन वैल्यू रख के देखते हैं मैम। कार्बन डाइऑक्साइड को हमको ऐसे लिखना है, देखो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करा दीजिए RMgX। ये RMgX क्या चीज है, ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र। ग्रिग्नार्ड या ग्रिग्नार्ड जो आपको अच्छा लगे आप उसको बोल सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही योगात्मक रिएक्शन होगी। कौन सी क्रिया होने वाली है, देखिए O डबल बॉन्ड C, O डबल बॉन्ड C, तो ऐसा कैसे। फिर ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इसमें C के दो बॉन्ड, एक ऊपर एक नीचे चला गया। ऊपर हमेशा से कौन जाता है O के साथ MgX, OMgX, और नीचे के लिए क्या बचा R, ये R आ गया आपका नीचे। अब इस माध्यमिक यौगिक का करवा देते हैं हम जल अपघटन। तो जब इसका जल अपघटन होगा तो ये देखो ये OH MgX ये हमेशा से रिमूव होता आ रहा है। मुख्य चीज क्या बची है आपकी, देखिए O डबल बॉन्ड C, इधर तो R है और इधर कौन आ गया, इधर ये OMgHX निकल गया तो OH बचा ना, और ये जो एक्स्ट्रा उत्पाद है उसके रूप में MgOHX रिमूव हुआ। और आप इसको ये भी तो लिख सकते हो RCOOH, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार है ना। अगर हम यहाँ पर मान रख के रिएक्शन को पूरा करें, आप लोग एक बार और कंप्लीट करना, मैं यहीं पे आपको समझा रही हूँ कि यदि हम R के स्थान पे CH3 और X के स्थान पे मान लीजिए Br लेते हैं तो इसका नाम क्या होगा, इसको हम कहेंगे मेथिल मैग्नीशियम, और Br के लिए क्या शब्द यूज करेंगे हम, ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो एक माध्यमिक यौगिक बनता है। यहाँ भी हमको CH3 रखना होगा, यहाँ भी हमको Br रखना होगा, और फिर इस माध्यमिक यौगिक के हिसाब से ये क्या बन गया आपका एसिटिक अम्ल, है ना, CH3COOH, और यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ब्रोमो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मुक्त हुआ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से हमने एसिटिक अम्ल बनाकर देखा, है ना। अब अगली रिएक्शन बताई गई है एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से। पहले अपन एसिल हैलाइड वाली रिएक्शन देखते हैं। एसिल हैलाइड से, एसिल हैलाइड का मतलब होता है कि अम्ल क्लोराइड। जब आप किसी अम्ल क्लोराइड का जल अपघटन करा दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, है ना। देखिए अम्ल क्लोराइड RCOCl, इसका करा दो जल अपघटन, है ना, इसके H2O से क्रिया करा दो, और कोई भी अम्ल या क्षार की उपस्थिति यहाँ पे आवश्यक होती है। तो ये देखो ये क्या निकल गया हमारा, ये निकला HCl, तो बचा क्या, Cl निकल गया और उसके स्थान पे क्या आ जाएगा
RCOOH, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। मान रख के देख लीजिए कि R के स्थान पे हमने रखा CH3COCl, तो इसका नाम क्या होगा? एसिटिल क्लोराइड। आप लोगों को सारी रिएक्शंस दो दो बार लिखनी है ना। एसिटिल क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं तो एसिटिक अम्ल बन जाता है और HCl रिमूव हो जाता है। ये पांचवी रिएक्शन। इसी के अंदर एक और रिएक्शन थी एनहाइड्राइड से। एनहाइड्राइड से कैसे बनाएंगे भाई? देखिए बहुत सिंपल है ये भी। एनहाइड्राइड का सूत्र होता है RCOO, ये एनहाइड्राइड है, ठीक है। अब इस एनहाइड्राइड का भी आप जल अपघटन करा दो, H2O से क्रिया करा दो, इसकी HOH लिख दिया मैंने इसको, है ना। तो क्या होगा पता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणु बनेंगे, RCOOH के दो अणु बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, एक तो ये RCOOH, ये एक बन गया, और दूसरा किधर है? RCOOH बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणु। तो अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से हमने इसको बनाकर देखा, है ना। और एक और रिएक्शन बताई गई है 5वें नंबर की, एस्टर से। एस्टर से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। एस्टर का भी आप अगर जल अपघटन करा दो, जैसे मान लो मैंने लिया CH3COO-C2H5, ये है एथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका? एथिल एसीटेट, मेथिल एथिल एस्टर। इस मेथिल एथिल एस्टर का भी यदि आपने जल अपघटन करा दिया तो जल अपघटन के पश्चात एक तो CH3COH बन जाएगा, देखो C2H5OH, ये क्या बन गया आपका? एथिल अल्कोहल, है ना। यहाँ पे रिमूव हो जाएगा C2H5OH प्लस बचेगा क्या बॉक्स के बाहर? CH3COOH, मतलब आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, है ना। तो ये जो अभिक्रिया है ये एस्टरीकरण की विपरीत अभिक्रिया होती है। तो ये जो मैंने भी आपको कुल 5 अभिक्रियाएं बताई हैं, ये सब कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के विरचन की विधियां हैं। सबसे पहले हमने प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना के देखा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के पहले एल्डिहाइड बना, फिर अम्ल बना। सेकंड, नाइट्राइल या एमाइड से नाइट्राइल का जल अपघटन करा के एमाइड बनाया और एमाइड के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। तीसरी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे तो पहले माध्यमिक यौगिक बनेगा जो जल अपघटन के पश्चात कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। और एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से एसिल हैलाइड का जल अपघटन करा दो या एनहाइड्राइड का जल अपघटन करा दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और अंत में एस्टर के जल अपघटन से भी हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हुए देखा। तो ये थी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के विरचन की विधियां। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के विरचन के पश्चात अब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के कुछ रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, है ना। तो हम हेडिंग डालेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, पर केमिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, वो कुछ ना कुछ नेम रिएक्शन के रूप में पूछी जाती हैं या फिर क्या होता है जब इसकी क्रिया उससे कराते हैं, इस तरह की रिएक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो PCl5, कार्बोक्सिलिक एसिड की PCl5, PCl3 और SOCl2 से क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जो है उसकी क्रिया पूछते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ कि सबसे पहले एसिटिक एसिड की क्रिया अगर PCl5 से कराएंगे तो क्या होगा, समझना है ना। इसके अंतर्गत पहली रिएक्शन CH3COOH की क्रिया यदि हम PCl5 से कराएं तो क्या होगा, ठीक है। तो जब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में क्रिया होती है हम इसको सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 बार तो हमने P लिखा, है ना। अब देखो क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में जब ये क्रिया करता है तो CH3COCl, ये बन गया आपका CH3COCl, क्या बना पता है, एसिटिल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड बन गया। उसके बाद में क्या होता है, एक H और एक Cl निकल जाएगा, तो ये एक HCl निकला और देखो क्या बचा, देखो CH3CO तो निकल चुका है, एक Cl निकल चुका है, क्या बचा है POCl3, है ना। इस क्रिया में POCl3 भी रिमूव हो जाता है, तो ये बन गया आपका एसिटिल क्लोराइड, है ना। जब भी किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो एसिड हैलाइड
बनता है और HCl और POCl3 हमेशा मुक्त होता है। दूसरी रिएक्शन देखते हैं अपन, CH3COCl की PCl3 से क्रिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया। तो जब इसकी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया होती है तो यहाँ पे हम CH3COCl के 3 अणु ले लेते हैं। देखो कैसे, CH3COCl के 3 अणु ले लो, मैंने गलती की, एसिटिक अम्ल की क्रिया करवानी है ना, CH3COOH की क्रिया PCl3 से, तो हम है ना एसिटिक अम्ल के ही 3 अणु ले लेते हैं। ठीक है, 3 CH3COOH ले लिया और PCl5 का हमने एक अणु लिया, PCl3 का एक अणु लिया। अब क्या बन जाएगा पता है, CH3COCl के 3 अणु, एसिटिल क्लोराइड के 3 अणु। 3 कैसे बने देखो जरा, ये CH3CO के 3 अणु है ना, और ये 3 Cl, ये बन गए CH3COCl। ये देखो CH3COCl का एक अणु, CH3COCl का दूसरा और तीसरा। अब बदले में बचा क्या, O 3 बार है, H 3 बार है, P 1 बार है, तो इसको लिखते हैं अपन H3PO3 आर्थो फास्फोरिक अम्ल। ये इस क्रिया में मुक्त होता है। एसिटिक अम्ल की जब PCl5 से क्रिया होती है तो एक बार एसिटिल क्लोराइड बना, पर एसिटिक अम्ल के 3 अणुओं की क्रिया PCl3 से कराते हैं तो 3 CH3COCl बनते हैं। एक रिएक्शन और देखते हैं अपन SOCl2 की, है ना। तो देखिए CH3COOH की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, है ना। तो थायोनिल क्लोराइड से जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो फिर से बन जाएगा CH3COCl, है ना, CH3CO और एक Cl। अब देखो क्या बचा, एक H और एक Cl और बचा ना, प्लस एक HCl और एक और क्या बचा पता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO के साथ एक O आ गया। ये समझ में आ गया। तो ये जो तीनों रिएक्शंस हैं, इन तीनों में कॉमन फैक्टर ये है कि तीनों ही अभिक्रियाओं में एसिटिक अम्ल से हमने एसिटिल क्लोराइड बनाकर देखा, है ना। ये पहली विधि हो गई। अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं, इसमें अमोनिया के साथ क्रिया। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं हम, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया किसकी, एसिटिक अम्ल की या अन्य किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की भी हो सकती है। तो जब भी हम कभी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया यानी एसिटिक अम्ल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं यानी NH3 से कराते हैं तो पहले तो ये सब जुड़ जाता है, एक यौगिक बन जाता है CH3COONH4। इसको हम नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं अमोनियम एसीटेट, है ना। इसका नाम हो जाएगा अमोनियम एसीटेट। और फिर कुछ समय पश्चात इस अमोनियम एसीटेट का निर्जलीकरण करा दो, इसमें से H2O को रिमूव कर दो। कैसे रिमूव करेंगे, एक O कम करेंगे और 2 H कम करेंगे तो बचेगा क्या, CH3CONH2। और ये CH3CONH2 का मतलब होता है आपका एसिटामाइड। एसिटामाइड। हम सेम रिएक्शन बेंजोइक अम्ल वाली भी सेम करवा सकते हैं। कैसे, देखो इसके स्थान पे आप ले लो C6H5COOH, इसका नाम क्या होगा, बेंजोइक अम्ल। इस बेंजोइक अम्ल की क्रिया करा दो NH3 से यानी अमोनिया से, तो ये H इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये लिखा जाएगा C6H5COONH4। मतलब क्या नाम होगा इसका, अमोनियम बेंजोएट। और इस अमोनियम बेंजोएट का निर्जलीकरण कर देंगे, एक और 2 H निकाल दो, मतलब H2O को निकाल दो तो बचेगा C6H5CONH2। मतलब इसका नाम हो जाएगा बेंजेनामाइड, है ना। इसका नाम हो जाएगा आपका बेंजेनामाइड। क्लियर। तो ये दो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अच्छा, एक और बताया गया है कि एनहाइड्राइड का विरचन। एनहाइड्राइड का विरचन कैसे किया जाए, तीसरा है एनहाइड्राइड का विरचन। मतलब हम लोग है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से देखो हमने अम्ल क्लोराइड समूह बना के बताया, एमाइड समूह बना के बताया। अब हम बना के देख रहे हैं एनहाइड्राइड ग्रुप कैसे होता है। तो देखो बहुत सिंपल है, एसिटिक अम्ल के आप 2 अणु ले लीजिए, CH3COOH के हमने 2 अणु लिए, है ना। इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर दो तो निर्जलीकरण हो जाएगा। निर्जलीकरण मतलब ये देखो, ये आपका H2O रिमूव हो जाएगा और H2O रिमूव होने के बाद बचा क्या,
CH3CO, इसी तरह नीचे भी CH3CO और एक O ये जो एक्स्ट्रा है, ये दोनों O इस तरीके से जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है ये एक तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का व्युत्पन्न है। तो हमारे कितने व्युत्पन्न क्लियर हो चुके हैं? अम्ल क्लोराइड हो गया है, एमाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया। अब मैं आपको एस्टर बनाना सिखाती हूँ। तो एस्टर के लिए पर्टिकुलर रिएक्शन है, उसका नाम है, अलग से प्रश्न आता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया को समझाइए, है ना। अलग से भी प्रश्न बना के आप लिख सकते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो जो आपका एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है उसमें क्या करते हैं कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की क्रिया अल्कोहल के साथ कराते हैं तो अल्कोहल और अम्ल मिलकर एस्टर बना देते हैं। बहुत सिंपल है ये। किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसी भी अल्कोहल के साथ कराते हैं, ROH के साथ कराते हैं, मान लो मैंने डैश लगा दिया, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाता है RCOOR और प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह बदल जाता है एस्टर समूह में और बदले में H2O भी रिमूव होता है। देखो ये H2O कैसे रिमूव हुआ, एक H यहाँ से और ये OH यहाँ से, है ना। इस अभिक्रिया को बोलते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। मान रख के देखें, CH3COOH इसका नाम एसिटिक अम्ल है और इसकी क्रिया करवा देते हैं हम एथिल अल्कोहल से C2H5OH के साथ। क्या होगा कि ये H और ये OH, ये H2O निकल गया, बदले में क्या बचा आपका CH3COO C2H5 प्लस H2O। और CH3COO C2H5 को हम कहते हैं एथिल मेथिल एस्टर या इसका एक नाम है एथिल एसीटेट। इसको हम एथिल एसीटेट नाम देते हैं, है ना। तो ये हो गई आपकी 5 इसके रासायनिक गुण हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं अपन अपचयन अभिक्रिया, है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का जब अपचयन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, कितनी रिएक्शंस हो गई हमारी ये 1 2 3 4, है ना। 5वीं अभिक्रिया हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का जब हम अपचयन कराएंगे, है ना, अपचयन किसकी उपस्थिति में कराते हैं, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्रोजन बोरेट की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब अपचयन कराया जाएगा तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। देखो RCOOH, इसकी क्रिया करा दो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन यानी कि अपचयन करवाएंगे जब हम इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो हम यहाँ पे 2H लेते हैं। 2H में से क्या किया जाएगा, दोनों हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन को मिल जाएंगे और ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 हाइड्रोजन और लो, मतलब कुल मिलाकर हम यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यूज करते हैं। 4 में से 2 हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन को साथ में लेके चले जाएंगे और जो 2 हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ में आके अटैच होंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, RCH2OH। आप तो ये सोचो कि ये OH तो ऐसा कैसे ही है, ये OH बिल्कुल वैसे ही है। कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो अगर आप एक ऑक्सीजन हटा रहे हो तो उसकी जगह 2 हाइड्रोजन को ऐड करो, है ना। हम मान रख के देखें CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, इस एसिटिक अम्ल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब अपचयित किया तो इस क्रिया में H2O तो रिमूव हुआ, बदले में क्या बना CH3CH2OH, मतलब कि आपका प्राथमिक अल्कोहल या एथेनॉल, है ना। इसको एथिल अल्कोहल या एथेनॉल भी हम कह सकते हैं, है ना। अब अगली अभिक्रिया हम लिखते हैं विकार्बोक्सिलन, विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलन, है ना, या हम इसको कह सकते हैं विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। और आपकी किताब में एक स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ये कोल्बे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया है, कोल्बे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया, है ना, क्योंकि नेम रिएक्शंस के रूप में पूछी जाती है ना, तो ये पर्टिकुलर कोल्बे अभिक्रिया से पूछ सकते हैं। ये रिएक्शन हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है RCOOH, उसमें से CO2 समूह निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है।
और क्या होता है कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो संतृप्त एल्केन्स बनते हैं। देखिए ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, है ना। अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में H को हटा के उसके स्थान पे अगर हम सोडियम रख दें तो सोडियम लवण हो जाएगा, और अगर पोटेशियम रख दें तो पोटेशियम लवण हो जाएगा। तो हम मान रख देते हैं यहाँ पे, ये हमने क्या किया, CH3COOH में H को हटा के Na रखा, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट, है ना। ये है आपका सोडियम एसीटेट। इस सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम से कराते हैं, NaOH और CaO। अगर 3 भाग NaOH है तो 1 भाग सोडा मतलब लाइम है, इसको हम लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहा जाता है और NaOH को हम कहते हैं सोडा। तो सोडियम एसिटेट की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो मीथेन बनेगा CH4, ये जो H है ना, ये H इस CH3 के पास चला गया तो ये बन गया CH4, और ये पूरा एक कंप्लीट यौगिक बन गया, है ना। ये बन गया आपका Na2CO3, ठीक है। ये Na2CO3 आपका रिमूव हो गया और इस क्रिया में क्या बन गया हमारा, मीथेन। तो सोडियम एसिटेट की क्रिया सोडा लाइम से कराते हैं तो मीथेन गैस बनती है, और इस क्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें COCOO समूह का रिमूव मतलब वो निकल जाता है, इसलिए इसको हम विकार्बोक्सिलन भी कहते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसका नाम है इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ CH3CONH2 -H2O, ठीक है। हाँ, अगली हमारी जो 7वें नंबर की रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है HVZ अभिक्रिया, है ना। HVZ अभिक्रिया एक तरह से हेलोजनीकरण अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है हेलोजनन, हेलोजनन यानी हेलोजनीकरण अभिक्रिया। HVZ अभिक्रिया जिसका फुल फॉर्म है हेल-वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, जेलिंस्की अभिक्रिया, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, ठीक है। क्या है ये अभिक्रिया कि जब किसी अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब ये पहले आपको दिमाग में लाना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो देखिए कोई सा भी आपका क्रियात्मक समूह क्यों ना हो, जैसे COOH ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अगर मान लो एक ऐसा कोई CH3CH2COOH है तो कहां पर क्रिया होगी, अल्फा हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो जब किसी, पहले इसका उत्तर सुन लीजिए, कि जब किसी अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है। बहुत सिंपल है, देखिए COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, इससे जुड़ा कार्बन, इसका नाम क्या होगा, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, है ना। चाहो तो आप ऐसे करके लिख दो या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं CH3COOH। तो ये क्या चीज है आपकी, ये है अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी हमारा एसिटिक अम्ल। अब इस एसिटिक अम्ल की क्रिया हमको करवानी है क्लोरीन या ब्रोमीन से, तो मान लीजिए मैंने क्लोरीन से क्रिया करा दी, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया होगी, तो यहाँ पे हेलोजनीकरण अभिक्रिया यानी हेलोजनन होगा, और जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये जो 3 हाइड्रोजन है ना, इन 3 हाइड्रोजन में से एक H और एक Cl, ये तो निकल गया HCl, है ना। तो बदले में बचा क्या, CH3 के स्थान पे CH2, है ना, और COH ये तो है, और चूंकि यहाँ से आपने एक H हटाया है तो इसके स्थान पे आ जाएगा एक Cl। तो ये अगर एसिटिक अम्ल है तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि आप पर्टिकुलर एसिटिक अम्ल ही लो, अगर मान लो कि मैं 3 कार्बन युक्त कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेती हूँ, COOH हमने यहाँ लिखा, यहाँ हम लिखेंगे CH2, यहाँ लिखेंगे CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, है ना। इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। इस बार अपन इसकी क्रिया ब्रोमीन से करा देते हैं, है ना, और वही लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ में जब ये क्रिया देगा तो कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br निकल गया, मतलब ये अपना HBr निकल गया, है ना। तो बचा क्या, देखें क्या बचा,
CH3 CH2 था तो CH2 का एक H हटा और उसके स्थान पे आ गया Br और ये हो गया COOH। इसका नाम पता है क्या होगा? प्रोपेनोइक अम्ल तो है ये, लेकिन अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नेम रिएक्शन। इसमें आपकी बुक में एक और अभिक्रिया दी है फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, लेकिन वो अपन 2-3 बार पढ़ चुके हैं। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, मतलब जो बेंजीन वाले जो यौगिक होते हैं वो फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। हमको यहाँ पर मुख्य रूप से जो हमने जो 7 रिएक्शंस पढ़ी उनमें कौन कौन सी जगह पर आपको नेम रिएक्शन का उच्चारण हुआ है, तो एक तो ये याद रखना, एस्टरीकरण अलग से पूछ सकते हैं, एस्टरीकरण को समझाइए। एक ये आपकी विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया या कोल्बे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया, और एक जो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट दिख रही होगी HVZ अभिक्रिया, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। तो लगभग हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के विरचन की विधियां और इसके रासायनिक गुण कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए।